हम लोग घटोत्कच केव के सामने खड़े हैं। इस गुफा का नाम घटोत्कच रखा गया तो ये गलत है बेसिकली, क्योंकि घटोत्कच जो हम जानते हैं भीम का बेटा, उसका इस लेणी से, इस केव से कोई लेना देना नहीं। ये बाद में ऐसा गांवों ने, आसपास के लोगों ने ऐसा नामकरण कर दिया। इसका वास्तविक नाम क्या था किसी को नहीं मालूम। इसलिए हम आसपास के लोग जो घटोत्कच गुफा बोलते हैं, उनके हिसाब से विद्वानों ने जब 19वीं शताब्दी में द ग्रेट जेम्स फर्गुसन एंड जेम्स बर्जेस, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनक कहे जाते हैं और जिन्होंने वह महान पुस्तक लिखी, वह महान ग्रंथ लिखा जो केव टेम्पल, द केव टेम्पल्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और 1880 ईस्वी में जो छपा, उसमें इस घटोत्कच केव का उन्होंने इस नाम को स्वीकारा। और इसका सबसे पहला सटीक और सिलसिलेवार विवरण उन्होंने उस पुस्तक में प्रस्तुत किया, और उन्होंने इस बात को समझा, इसको अध्ययन करने के बाद, कि इसका जो वास्तुशिल्प है और इसकी जो शिल्प है और इसका जो पुरातात्विक जो दृष्टिकोण है, वह अजंता से मिलता जुलता है। उस समय में भावदाजी और भगवान लाल इंद्रजी नाम के महान पंडित थे, संस्कृतज्ञ थे। उनको बुलाया गया क्योंकि यहाँ पे एक अभिलेख पाया गया, प्राचीन अभिलेख, शिलालेख पाया गया, और उन्होंने उस शिलालेख को पढ़ा तो पता चला कि वो ब्राह्मी लिपि में है और संस्कृत भाषा में है, और वो शिलालेख है यहाँ पे। यहाँ पे ये शिलालेख है। इस शिलालेख में ये लिखा है कि वराहदेव नाम के व्यक्ति ने ये चैत्य मंदिर, धूप मंदिर, ये लजन, ये उन्होंने बनाया, और वह वल्लूर नाम का एक स्थान था। वो कहाँ था कुछ नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम वो वल्लूर कहाँ पे है, लेकिन महामहिम मिराशी, जिन्होंने वाकाटक नरेशों का और सातवाहनों का और पता नहीं और कितने अलग शिलालेखों का बहुत गहन अध्ययन किया, और महान विद्वान भारत के में महामहिम मिराशी, उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि शायद ये आंध्र प्रदेश में था ये वल्लूर। तो वहां से ही वाकाटक नरेश आए, और इसमें उन वाकाटक नरेश जो यहाँ पे तब उस समय में राज करते थे, उनकी वंशावली दी गई है, और साथ ही साथ उनका प्रधान सचिव, ऐसा शब्द आया है सचिव, वह सचिव थे। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हमें समझा जाए, क्योंकि दूसरे किसी अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि वह सम्राट हरिसेन जो उस टाइम पे यहां राज करते थे, वह हरिसेन वराहदेव पे अपना राजकारण भरोसे पे उनको छोड़ करके वह
अपना जीवन आनंद में बिताते थे। यानी वह इतने योग्य थे कि पूरा साम्राज्य वो संभालते थे। एक प्रकार से आज के संदर्भ में अगर कहा जाए तो वह लगभग प्रधानमंत्री के समतुल्य थे। वह वराहदेव, वाकाटक साम्राज्य का। और वह वराहदेव एक अन्य अभिलेख अजंता में केव 16 जिसको कहते हैं, वह भी इन्हीं वराहदेव ने बनाया और वहां भी अभिलेख है, और वह अभिलेख कुछ ज्यादा अच्छी तरह से संरक्षित है। यह अभिलेख ज्यादा टूट फूट गया और नष्ट हो गया है। दोनों में सम्राट हरिसेन की भी वंशावली दी गई है और उनके स्वयं की भी वंशावली दी गई है। इनके पिता भी सब हरिसेन के पिता के प्रधानमंत्री थे और उनके पिता भी, उनके जो दादा थे उनके वो प्रधानमंत्री थे। तो कई समय से ये चल रहा था। तो यह जो लेणी बनाई गई, ये एक उस समय के 5वीं सदी की बात हो रही है। 5वीं सदी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा जाए सम्राट के बाद, उनके द्वारा बनाई गई यह लेनी थी। यह एक भवन था, एक वास्तुकरण था, एक महान कृति थी। और अफसोस है कि 21वीं सदी में हम इसके उत्तराधिकारी हैं और इसकी दशा से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार से हमने कितना अच्छी तरीके से इसको संजो करके हमने रखा है। और इसका अध्ययन भी ज्यादा नहीं हुआ। जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्गुसन, उनके बाद 1880 ईस्वी के बाद इस लेणी के बारे में रिसर्च लगभग नहीं हुआ। तब आते हैं प्रोफेसर वॉल्टर स्पिंक और उन्होंने आकर के इस पर बहुत गहन रिसर्च किया, गहन संशोधन किया, अनुसंधान किया, और उन्होंने कई नए नए तथ्य, कई नए नए पहलू उन्होंने उजागर किए, हमारे सामने में लाए, जिससे पता चलता है कि यह अजंता जिसको हमने इतनी अच्छी तरीके से रखा है वह केंद्र सरकार में है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण में है अजंता, और यह महाराष्ट्र शासन में है घटोत्कच। ये 20वीं सदी 21वीं सदी की यह स्थिति है। लेकिन उस समय में जो अजंता में केव नंबर 16 को बनाने वाले और घटोत्कच को बनाने वाले वो व्यक्ति वही था, वराहदेव। तो उसकी दो धरोहर अलग अलग, उसकी ही दो कृतियां, उसके साथ हमारा जो आज आधुनिक मानव का जो ये दो अलग अलग व्यवहार है, इसको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। वह तो एक संरक्षण का एक विषय है, उस पर हम नहीं जाते, हम शोध पे वापस आते हैं। शोध पे अगर वापस आए तो सबसे पहले आप इस चीज को देखते हैं कि हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं, इसको आर्किटेक्चर के लैंग्वेज में फ्रंट पोर्च कहा जाता है, बहिरांगन। वास्तुशास्त्र में ऐसा शब्द आता है, बहिरांगन। और अंदर में अगर कोर्ट है, जो इनर कोर्ट है ना, वो एक अलग होता है, और ये है बहिरांगन। और ये बहिरांगन जो है, यहाँ पे बेसिकली हम खड़े हैं, और यहाँ पे फील्ड है जिसको अंग्रेजी में हम लोग कॉलोनेड कहते हैं, जो टूट गया है। 1 2 तीसरा यहाँ था, चौथा, पांचवा, छठा। तो 6 पिलर थे यहाँ पे, 6 स्तंभ थे। और जो वहां पे संरक्षित है सबसे कोने में, इसको अंग्रेजी में पिलास्टर हम कहते हैं। हिंदी में क्या शब्द है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको अंग्रेजी में पिलास्टर कहा जाता है। और ये पिलर है या कॉलम के रूप में भी हम जानते हैं।
लेकिन पिलास्टर को ही देख के हम कह सकते हैं कि इसका बहुत कुछ अजंता से मिलता जुलता है। कुछ आकृतियां इसमें जो डिजाइन बने हैं और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत भी संरक्षित है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मोल्डिंग्स बने हैं, स्ट्रेट मोल्डिंग्स, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, यानी अष्टकोणीय यह मोल्डिंग था और एक बेस था। अजंता को अगर आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया है तो 5वीं सदी में अजंता में जो सबसे पहले जो स्तंभ बनाए गए उसमें आपको ये मोल्डिंग नहीं मिलेगा। यह जो मोल्डिंग आपको मिलेगा, तो मोल्डिंग मिलेगा इसका मतलब कि यह एक थोड़े से बाद में ये चीज बनाया गया। तो बेसिकली यह शुरू में जब चालू हुआ और प्रोफेसर वॉल्टर स्पिंक की थ्योरी के मुताबिक, और उन्होंने बहुत बढ़िया एक क्रोनोलॉजी बनाई है अजंता की और घटोत्कच की, 40-50 साल उनको लगे अध्ययन करने में, और कई नए नए उन्होंने ऐसे तथ्य दिए जो आरंभ में विद्वान उसको नहीं मानते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये 10-20 साल के अंदर में बन गया, क्या ये 16-18 साल में बन सकता है, क्या इतना कोई पहाड़ काट के बना सकता है क्या। तो आरंभ में विद्वान इसको नहीं मानते थे, क्योंकि हम भारत जो है ना मान लेने वालों का देश है और हम मान लेते हैं कि इसको सैकड़ों साल लगे होंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। उन्होंने गहन अध्ययन किया और कई प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए जो उनके पुस्तकों में वह प्रमाण मिलेगा, और वह प्रमाण का निचोड़ यही है कि इस भवन को, इस विशाल भवन को, जिसकी चौड़ाई मतलब इस पिलास्टर से उस पिलास्टर तक जो चौड़ाई है, वह मैंने इसका एक बार इसको मापा था और शायद ये करीब 40-50 फुट है। ये सामने की जो इस स्तंभ से ये स्तंभ की 40 फुट के आसपास इसकी चौड़ाई है, और अंदर में अगर आप जाएं तो ये बेसिकली पोर्च है, वरांडा है जिसका पिलर टूट गया, और ये पोर्च या वरांडा जिसको आप बोलते हैं, ये पोर्च और वरांडा ये लगभग 10 फुट गहरा है, और यहाँ पे इस पोर्च के ये पोर्च में बाद में यहाँ पे एक डबल पिलर्ड पेविलियन बनाया गया, और उस डबल पिलर्ड पेविलियन के अंदर में एक प्रकोष्ठ बनाया गया, एक सेल बनाया गया बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। तो वो कम से कम 8 फुट गहरा है वो पेविलियन, और उसके अंदर में जो दीवार है वो लगभग 1 या 2 फुट 1.5 फुट की वो दीवार भी है, और उसके अंदर जो प्रकोष्ठ है वह भी लगभग 8 या 10 फुट गहरा है। भारत में जितने भी लेणी बनी उसके सभी में बौद्ध भिक्षुओं को बनाने के लिए जो सेल्स बने, जो प्रकोष्ठ बने, वो सारे के मेजरमेंट अगर आप कर ले तो आप पाएंगे कि वह 7 फुट से 9 फुट है, क्योंकि ह्यूमन हाइट जो है वो लगभग, बहुत लंबा आदमी हो तो 6.5 फुट होता है, तो वो 7 फुट से लेकर के ज्यादा बहुत बड़ा कमरा हुआ तो 9 फीट का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। और सामान्यतया वह चतुर्भुजाकार या स्क्वायर शेप में होता है, रेक्टेंगल के शेप में। उनका प्रयास होता है कि रेक्टेंगल शेप नहीं हो, लेकिन कभी कभी अगर जो कार्विंग कर रहे हैं उनकी मिस्टेक हो जाए तो कभी कभी इधर उधर थोड़ा कुछ 1 इंच ज्यादा आगे 1 फुट भी आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस 8 फुट को अगर आप जोड़े और 1 फुट की दीवार को जोड़े और फिर आप 8 फुट को जोड़े तो कुल मिलाकर के 8 8 16 और एक 17 फुट, यहाँ पे आपको 17 फुट ज्यादा है। अगर यह 40 फुट है तो 17 फुट आपको और इधर जोड़ना पड़ेगा और 17 फुट उधर जोड़ना पड़ेगा। ये आप करोगे तो, और अंदर में भी ऐसा ही है,
अंदर में भी जो हॉल है वहां भी इस प्रकार के प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि यह केव कितना चौड़ा है, तो आपको इस कैमरे से और यहां से जो इसकी चौड़ाई नजर आ रही है वो भ्रामक है। भ्रामक, इट इज नॉट करेक्ट व्हाट वी आर वाचिंग। एक्चुअल इसकी जो चौड़ाई है वह करीब 15 फुट इधर और करीब 15 फुट उधर, 30 फुट आपको लगभग कम से कम जोड़ना ही पड़ेगा। तब आप पाएंगे कि यह 70 फुट लगभग ये 70 फुट चौड़ा है। और इस काल में 5वीं सदी में जब ये बना तो इतना चौड़ा, और चूंकि यह चतुर्भुजाकार है, स्क्वायर शेप में है, तो आप समझ सकते हैं कि यह इतना ही गहरा है। जब हम अंदर जाएंगे तो ये पाएंगे कि यह स्क्वायर है, सेम है। कहने का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इतना विशाल लेनी, इतना विशाल शैलगृह उस समय तक भारत देश में स्थापत्य के इतिहास में हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये आपने और हमने नहीं बनाया। प्रधानमंत्री का, उस समय के राजा और उस समय के साम्राज्य के प्रधानमंत्री का यह था, और इट हैड टू बी ग्लोरियस, इट हैज टू बी जाइजेंटिक, इट हैज टू बी द ताजमहल ऑफ द टाइम्स। इसके लिए इसकी जो महानता है उसको किसी भी प्रकार से हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते।